आज की इस क्लास में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। हमें एक्स वाई तल में एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो पहले एक्स वाई तल बना लो। ये है एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ये हमने बनाया है एक्स वाई तल। इस एक्स वाई तल में एक सदिश है और वो सदिश इस प्रकार है कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा ये है और इसके साथ वामावर्त दिशा में कोण बना रहा है 30 डिग्री का। अब एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो वाई के साथ कितना बन गया? वाई के साथ बन गया ये 60 डिग्री का। अब देखो एक्स और वाई इन दोनों के लंबवत क्या होता है? जेड होता है। तो अब ये सदिश इस जेड के साथ कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता है सदिश के द्वारा, एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाया जाता है उसको हम लिखते हैं एल्फा के द्वारा। तो एल्फा तो है 30 डिग्री, बीटा है 60 डिग्री और गामा है 90 डिग्री। देखो एक्स और वाई दोनों के लंबवत क्या होता है? जेड होता है। अब देखो इस एक्स वाई तल में ये जो सदिश स्थित है, इस सदिश का जेड अक्ष के साथ कितना कोण होगा? तो इसके साथ 90 डिग्री का कोण होगा। अब यहाँ से ज्ञात कर लो एल एम एन। एल बराबर होता है कोस एल्फा, तो कोस 30 डिग्री। एम बराबर होता है कोस बीटा, तो कोस 60 डिग्री। एन बराबर होता है कोस गामा, तो गामा का मान कितना है? 90 डिग्री। तो एल बराबर कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान होगा √3/2। एम कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान होगा 1/2। एन कोस 90 का मान हो गया 0। अब देखो आई केप, जे केप और के केप, इनके साथ हम एल एम एन लिख दें। आई जे के इनके साथ हम एल एम एन लिख दें, मतलब दिक् कोसाइन लिख दें, तब जो सदिश हमें मिलता है वो सदिश उस सदिश, अब कौन से सदिश के दिक् कोसाइन है? इस सदिश के दिक् कोसाइन है। तो इस सदिश की दिशा में मात्रक सदिश प्राप्त होता है। मान लो ये सदिश ए है, तो अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? मात्रक सदिश ए केप प्राप्त होगा। तो यहाँ से ए केप कितना हो गया? ए केप बराबर आ गया, एल का मान है √3/2, आई केप प्लस 1/2, जे केप प्लस 0 के केप। ये आ गया सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2। बिंदु P और Q को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें देखो दो बिंदु दे रखे हैं, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हो गया PQ। इस सदिश PQ का हमें अदिश घटक ज्ञात करना है और साथ में हमें इस PQ का परिमाण भी ज्ञात करना है। ये दो बातें हमें ज्ञात करनी है। तो P का स्थिति सदिश ज्ञात करो। P का स्थिति सदिश होगा एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, x1 आई केप, y1 जे केप, z1 के केप। साथ में Q का स्थिति सदिश भी ज्ञात करूं। तो Q का स्थिति सदिश क्या होगा? x2 आई केप प्लस y2 जे केप प्लस z2 के केप। अब हम कौन सा सदिश ज्ञात करें? PQ सदिश ज्ञात करें। तो PQ सदिश बराबर क्या होगा? PQ सदिश बराबर होगा Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। यहाँ पर जो बिंदु बाद में आ रहा है उसका स्थिति सदिश पहले लिखना है और जो बिंदु पहले आ रहा है उसका स्थिति सदिश हमें बाद में लिखना है। तो यहाँ से PQ सदिश बराबर हमें क्या मिलेगा? यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस x1 आई केप प्लस y2 माइनस y1 जे केप प्लस z2 माइनस z1 के केप। ये आ गया सदिश PQ।
अब इस सदिश पी क्यू का हमें अदिश घटक याद करने पी क्यू के, तो यहाँ से अदिश घटक देखो कितने हो गए, अदिश घटक आई जे के जो गुणांक है उन्हीं गुणांकों को क्या कहते हैं, अदिश घटक कहते हैं। तो इसके अदिश घटक है x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। और इस सदिश के परिमाण की हम बात करें तो परिमाण को दर्शाएंगे कैसे, इस सदिश पी क्यू को मापांक में बंद कर दो, ये हो गया इसका परिमाण। और परिमाण यहाँ से कितना जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। मतलब जो अदिश घटक है उनका वर्ग करो, उनका योग करो और उनका क्या याद कर लो, वर्गमूल याद कर लो, वो उस सदिश का क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3। एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर है, इसका आंसर यदि हम इस प्रश्न को 30 डिग्री पूर्व ये लेकर हल करेंगे तब इसका हमें आंसर मिलेगा। अगर हम 30 डिग्री पश्चिम लेकर इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमें इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो हम इस प्रश्न को 30 डिग्री पूर्व ये लेकर चलेंगे। तो देखो लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मान लो लड़की यहाँ पर स्थित है और ये लड़की पश्चिम दिशा की ओर कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब 4 किलोमीटर आने के पश्चात वे क्या करती है, उत्तर दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए पूर्व दिशा की ओर जा रही है। तो देखो कोण किससे बनेगा, देखो यह है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर के साथ 30 डिग्री का कोण, तो उत्तर के साथ 30 डिग्री का कोण इस दिशा में भी हो सकता है और इस दिशा में भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 30 डिग्री का कोण बनाते हुए पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा कौन सी तरफ रह गई, इस तरफ रह गई, तो कोण बनेगा इस प्रकार, ये बनेगा 30 डिग्री का कोण पूर्व दिशा की ओर। तो यहाँ पर ऐसा कोण बना दो, तो ये तो दर्शा दो उत्तर को, और इस उत्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, कितने डिग्री का कोण बनाते हुए, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और यहाँ पर आकर वो लड़की अब रुक गई। अब हमें इसके प्रारंभिक बिंदु से इसका विस्थापन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विस्थापन। विस्थापन का मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये हो गया, तो ये वाली दूरी, एक तो ये वाली दूरी इस बिंदु से लेकर इस बिंदु की दूरी प्लस दिशा, दूरी और दिशा, ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। दूरी और दिशा ज्ञात करनी है, मतलब हमें यहाँ पर सदिश ज्ञात करना है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, सदिश ज्ञात करना है। कौन सा सदिश, ये वाला सदिश हमें ज्ञात करना है। तो इस सदिश को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आकृति है इस आकृति को रखेंगे हम कार्तीय तल में। कौन से तल में रखेंगे, कार्तीय तल में रखेंगे। और कार्तीय तल में किस प्रकार रखेंगे, इसको कार्तीय तल में इस प्रकार रखेंगे कि ये जो प्रारंभिक बिंदु है ये बिंदु आ जाए मूल बिंदु पर। तो आकृति कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। फिर यह है मूल बिंदु, इस बिंदु को नाम लिख दो M, इस बिंदु को नाम लिख दो N। तो हमें इस बिंदु से इस बिंदु का विस्थापन चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और दिशा।
तो दूरी और दिशा का मतलब हमें सदिश ज्ञात करना है। तो हम कौन सा सदिश ज्ञात कर लेंगे, हमें सदिश ज्ञात करना है ON सदिश ज्ञात करना है। कौन सा सदिश ज्ञात करना है, ON सदिश ज्ञात करना है। ON सदिश देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हमें बिंदु N के निर्देशांक मिल जाए, बिंदु N के क्या मिल जाए, निर्देशांक मिल जाए, तो हम ये सदिश ON ज्ञात कर सकते हैं। ON सदिश क्या है, बिंदु N का स्थिति सदिश, और किसी बिंदु के यदि निर्देशांक दिए गए हों तब उस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमें इस बिंदु N के निर्देशांक ज्ञात करने। देखो बिंदु N के निर्देशांक हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो हमें बिंदु N से अक्ष पर लंब डालना है। बिंदु N से अक्ष पर डाल दो लंब, और जहां पर ये टच हो रहा है, जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है लंब, उस बिंदु को नाम लिख दो P। इस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया। अब देखो ये कोण 30 डिग्री का है, तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। ये कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब देखना समकोण त्रिभुज NPM में, समकोण त्रिभुज NPM में देखो समकोण त्रिभुज है, तो फिर हम काम में लेंगे लाल बट्टा कक्का। देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। कर्ण का माप हमें दे रखा है, कर्ण का मान कितना है 3, तो हमें कर्ण दे रखा है। अब हम आधार ज्ञात कर लेंगे और लंब ज्ञात कर लेंगे। तो पहले ये देखो K और L का संबंध किस में, तो K और L का संबंध है साइन थीटा में। तो साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर L है NP बट्टा कर्ण है 3। तो यहाँ से NP बराबर आ गया 3 गुणा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ये आ गया NP। अब लगाओ कोस थीटा। कोस थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि कर्ण है हमारे पास, हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, आधार ज्ञात करना चाहते हैं। तो कोस थीटा बराबर है आधार बट्टा कर्ण। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 60 डिग्री। आधार कितना है, आधार है MP बट्टा कर्ण कितना है 3। तो यहाँ से MP बराबर क्या आ गया, MP बराबर आ गया 3 कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ये हो गया 3/2। तो यहाँ पर हमें MP बराबर तो मिला है 3/2 और NP बराबर मिला है 3√3/2। अब देखो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इस बिंदु के क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखो अक्ष निर्देशांक क्या होता है, अक्ष निर्देशांक होता है y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से लंबवत दूरी। और y निर्देशांक क्या होता है, अक्ष से लंबवत दूरी। अब देखो अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है इस बिंदु की, तो इस बिंदु की अक्ष से लंबवत दूरी NP कितनी है 3√3/2। तो इस बिंदु N का y निर्देशांक कितना मिल गया हमें, N का y निर्देशांक तो है 3√3/2। अब हमें ज्ञात करना है N का अक्ष निर्देशांक। N का अक्ष निर्देशांक, अक्ष निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष से लंबवत दूरी, इस बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी। अब देखो ये वाली दूरी कितनी होगी, इस बिंदु को नाम दे दो Q। NQ बराबर देखो कितना होगा, यहाँ पर देखो ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का,
ये कोण 90 डिग्री का, यहाँ पर कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तो ये कोण भी कितना बनेगा फिर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो इस आकृति में देखो NPOQ, इसमें चारों ही कोण 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब या तो ये वर्ग होगा या ये आयत होगा, और वर्ग और आयत में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मतलब NP किसके बराबर होगा, OP के बराबर होगा। तो y निर्देशांक है NQ, और NQ किसके बराबर होगा, NQ होगा PO के बराबर। NQ किसके बराबर होगा, PO के बराबर होगा। अब देखो इस PO को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो PO को हम ऐसा लिख सकते हैं MO माइनस MP, MO माइनस MP। MO है 4, MO का मान कितना है 4, माइनस MP कितना है 3/2। तो इसको हल कर लो, कितना आ गया 5/2। तो इस बिंदु का N बिंदु का अक्ष निर्देशांक हमें कितना मिल गया 5/2। तो अब बिंदु N के निर्देशांक लिख दो। अतः बिंदु N का निर्देशांक 5/2, 3√3/2 है। अब हमें इस बिंदु का निर्देशांक मिल गया, तो अब हम इस बिंदु का स्थिति सदिश लिख सकते हैं। अतः बिंदु N का स्थिति सदिश ON बराबर कितना जाएगा 5/2। अक्ष के साथ क्या लगाते हैं I कैप, और y के साथ क्या लगाते हैं J कैप। तो सदिश ON बराबर आ गया 5/2 I कैप प्लस 3√3/2 J कैप। Z है नहीं तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो हमें सदिश ON मिला है, ये सदिश ON क्या है, लड़की के द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का विस्थापन। और विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी और दिशा। तो यहाँ पर देखो ये जो सदिश ON है ये दिशा भी बता देगा और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी भी बता देगा। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर देखो द्वितीय चतुर्थांश में है ये निर्देशांक, और द्वितीय चतुर्थांश में y ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बिंदु है ये द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में अक्ष होता है ऋणात्मक, इस कारण यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का। अगला प्रश्न देखो, यदि सदिश A बराबर सदिश B प्लस सदिश C, तब क्या यह सत्य है कि सदिश A का परिमाण बराबर सदिश B का परिमाण प्लस सदिश C का परिमाण। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो हमें दे रखा है सदिश A बराबर सदिश B प्लस सदिश C। ये जो सदिश A है, ये सदिश A इन दोनों सदिशों के योग के बराबर है। तब ये बात सत्य है क्या, ये हमें देखनी है। कौन सी बात, कि इन दोनों सदिशों के परिमाण का हम योग करें, परिमाण का क्या करें, योग करें, और ये योगफल हमें इस सदिश A के परिमाण के बराबर मिल जाए। ये हमें देखना है कि ये वाली बात सत्य है या नहीं। देखो इस प्रकार की बात हम कहाँ पर देखते हैं, त्रिभुज में देखते हैं। तो एक त्रिभुज बना लो। देखो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, कच्ची आकृति बनाई, हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, और इस त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करने वाले दो सदिश बना दो। तो एक सदिश तो दर्शा रहा है इस भुजा को, और एक सदिश दर्शा रहा है इस भुजा को। ये हमने कोई दो सदिश लिए हैं जो इस त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। तब इन दोनों सदिशों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा, अब देखो ये वाली भुजा और ये भुजा, ये दो भुजाएं कहाँ में आ गई, तो बच गई तीसरी भुजा ये। तो इन दोनों सदिशों का योग इस त्रिभुज की तीसरी भुजा को निरूपित करेगा, और इस तीसरी भुजा की दिशा इन दोनों सदिशों के विपरीत क्रम में होगी। अब
सदिश बी और सदिश सी का योग हमने मान लिया सदिश ए। अब देखो सदिश बी का परिमाण प्लस सदिश सी का परिमाण, इन दोनों के परिमाण का योग किसके बराबर है? सदिश ए के परिमाण के बराबर है। देखो है या नहीं? सदिश बी का परिमाण का मतलब बीसी भुजा की लंबाई, सदिश सी का परिमाण का मतलब एसी भुजा की लंबाई, इन दो भुजाओं का योग करें और योग किसके बराबर आए? सदिश ए के परिमाण के बराबर। ए का परिमाण मतलब बी ए भुजा की लंबाई, बी ए या ए बी भुजा की लंबाई। अब देखो त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग करते हैं तो वो तीसरी भुजा से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। कोई भी त्रिभुज की दो भुजा उठा लो, यदि हम उन दो भुजाओं का योग करेंगे तो वो योग पहले तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो इन दो भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। यदि बराबर हो गया तो फिर वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है, बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये बात क्या है? असत्य है। अब इसका कारण क्या लिख देना है? कारण इस प्रकार लिखना है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा है, उस स्थिति में तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज बनने के लिए हमेशा ये कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो त्रिभुज बनेगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो हमने कारण में क्या लिखा है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। अतः सदिश ए का परिमाण बराबर सदिश बी का परिमाण प्लस सदिश सी का परिमाण। यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5। अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अक्ष गुणा आई के प्लस जे के प्लस के एक मात्रक सदिश है। हमें सदिश दे रखा है अक्ष गुणा आई के प्लस जे के प्लस के और इस सदिश को हमने मान लिया ये सदिश ए है। तो यहाँ पर सदिश ए हमें इस प्रकार दिया गया है अक्ष आई के प्लस अक्ष जे के प्लस अक्ष के। अब हमें ये ज्ञात करना है कि अक्ष की जगह हम क्या रखें कि ये सदिश ए क्या बन जाए? मात्रक सदिश बन जाए। तो मात्रक सदिश बन जाए तो इस सदिश का परिमाण ज्ञात कर लो और परिमाण को किसके बराबर रख दो? ए के बराबर रख दो। तो इसका परिमाण देखो क्या आएगा? परिमाण आएगा अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर। तो बराबर किसके रख दो? ए के रख दो। परिमाण हमें कितना चाहिए? इसका 1 चाहिए। तो इसको हल कर लो तो ये बन गया अक्ष √3 बराबर 1। तो अक्ष बराबर कितना आ गया? 1/√3। तो अक्ष की जगह हम 1/√3 रख देंगे, तब ये सदिश ए कौन सा सदिश बन जाएगा? मात्रक सदिश बन जाएगा। अतः अक्ष बराबर 1/√3 के लिए 1/√3 के लिए सदिश ए मात्रक सदिश होगा, मात्रक सदिश होगा। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।